नमस्कार दोस्तों। फिल्मी नगरी की चकाचौंध भरी गलियों में हम आपको उस ठिकाने पर लेकर जाने वाले हैं जिसे घर नहीं बल्कि प्रोडक्शन यूनिट कहा जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म जगत में ऐसे परिवार भी हैं जिनके घर में अगर कोई फिल्म बनती है तो परिवार का ही कोई सदस्य हीरो हीरोइन बन जाता है तो कोई प्रोड्यूसर बन जाता है। यहाँ तक कि घर के ही सदस्य एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग और कैमरा जैसे जरूरी विभागों की निगरानी भी कर लेते हैं। लेकिन फिर भी उस परिवार को संगीत बनाने के लिए घर से बाहर तो निकलना ही पड़ता है। ये तो बात हुई बाकी फिल्मी परिवारों की, लेकिन एक परिवार ऐसा भी है जिनके घर में एक हैंडसम हीरो, एक होनहार फिल्मकार, ढेर सारे प्रोड्यूसर और जरूरत पड़ने पर ढेर सारी अभिनेत्रियां भी प्रकट हो जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रोशन परिवार के बारे में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस परिवार का इतिहास राकेश रोशन के साथ शुरू हुआ था, लेकिन असलियत तो ये है कि राकेश रोशन के पिताजी क्लासिकल एरा के महान संगीतकार हुआ करते थे। यहाँ तक कि राकेश रोशन की माताजी भी जानी मानी गायिका रह चुकी थी। तो चलिए जानते हैं रोशन परिवार का पूरा इतिहास। रोशन परिवार का असली इतिहास उस दौर से शुरू होता है जब नौजवान राकेश रोशन अपने ही होने वाले ससुर जी जय ओम प्रकाश के यहाँ असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। शुरू में उनका रुझान अभिनय की तरफ बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब उन पर अभिनय करने की बारी आई तो उन्होंने अपने ही पिताजी के नाम को अपना सरनेम बनाया। वो सरनेम था रोशन। असलियत तो ये थी कि अगर राकेश अपना नाम नहीं बदलते तो शायद आज दुनिया उन्हें राकेश नागरथ के नाम से पहचानती। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इस कहानी की शुरुआत रोशन साहब के साथ क्यों नहीं की। इसका मुख्य कारण ये है कि राकेश रोशन हमेशा से दूरदृष्टि वाले इंसान रहे हैं। आज उनके परिवार को जो इतनी शोहरत मिली हुई है उसके पीछे राकेश रोशन का बड़ा योगदान है। वे चाहते तो अपने संगीतकार पिताजी के नक्शे कदम पर चलकर संगीत क्षेत्र के दायरे के बाहर कभी नहीं निकलते, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर उनका छोटा भाई राजेश रोशन म्यूजिक डायरेक्टर बन रहा है तो उन्हें अभिनय की तरफ बढ़ना चाहिए। संगीतकार रोशन के बारे में बात करें तो ये समझना जरूरी है कि उनका फिल्मी करियर बाकी संगीतकारों की तुलना में काफी छोटा था। 16 नवंबर 1967 को जब वे मात्र 50 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से चले गए तो उनके बड़े बेटे राकेश रोशन केवल 18 साल के थे और छोटे बेटे राजेश मात्र 12 साल के। ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारी उनकी पत्नी ईरा रोशन के कंधों पर आ गई। इसके अलावा ये भी जानना जरूरी है कि रोशन साहब ने अपने जीवन में धन से ज्यादा अच्छे और सच्चे लोग कमाए थे। फिल्म जगत का हर बड़ा और छोटा सितारा रोशन साहब के नाम से भली भांति परिचित था। यही वजह थी कि जब ईरा रोशन पर घर की भागदौड़ संभालने की जिम्मेदारी आई तो उनके पास कभी भी काम की कमी नहीं हुई। साथ ही कम उम्र में ही राकेश रोशन ने जय ओम प्रकाश के यहाँ काम करना शुरू कर दिया, जबकि छोटे बेटे राजेश ने अपने माँ के साथ रहकर संगीत के सारे गुण सीख लिए। आपको ये भी बता दें कि ईरा रोशन का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था और उनका असली नाम ईरा मोइत्रा था। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि रोशन साहब ने अपनी पहली पत्नी को गांव में ही छोड़ दिया था। इस विषय पर हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। जहां तक ईरा का सवाल है, ये बताना काफी है कि रोशन और उनकी मुलाकात 1940 के दशक में दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो में हुई थी। वहां दोनों मिलकर संगीत की सेवा कर रहे थे और इसी दौरान उनके दिल आपस में मिल गए। आगे चलकर 1948 में जब रोशन साहब मुंबई की ओर रवाना हुए तो ईरा ने भी उनका दामन थाम लिया और पति पत्नी के रूप में वे दोनों माया नगरी में बस गए। इस विषय पर विस्तार से चर्चा ना करते हुए अब रोशन लाल नागरथ की कहानी को समझते हैं। रोशन लाल नागरथ का जन्म 14 जुलाई 1917 को गुजरांवाला में हुआ था। उनके माता पिता पेशेवर जमींदार थे, लेकिन संगीत के प्रति उनकी समझ और रुचि पैदा हुई तो इसका श्रेय के.एल. सहगल को जाता है। उससे पहले उन्हें ये भी नहीं पता था कि वे अपने जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं। के.एल. सहगल का करियर 1930 में शुरू हुआ और उनके एक के बाद एक गाने रिलीज होते गए। श्रोताओं ने उन्हें आवाज का जादूगर कहना शुरू कर दिया। उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम पुराण भगत था। 1933 में आई इस फिल्म का एक भजन बेहद लोकप्रिय हुआ। भजन के बोल थे, भजू मैं तो भाव से श्री गिरधारी,
बचु मत भावत श्री गिरधारी हृदय में आप। इन पंक्तियों को सुनकर रोशनलाल के दिमाग की बंद खिड़कियां खुल गई। उन्होंने उसी वक्त तय कर लिया कि उन्हें अपना जीवन संगीत को समर्पित करना है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि रोशनलाल ने संगीत के प्रति अपने जुनून के चलते न केवल अपना घर बार छोड़ा बल्कि अपनी पहली पत्नी को भी छोड़ दिया। संगीत के प्रति उनका दीवानापन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसी जुनून में उन्होंने लखनऊ का रुख किया और मॉरिस कॉलेज में दाखिला ले लिया। उस समय मॉरिस कॉलेज पूरे भारत का इकलौता ऐसा संस्थान था जहां केवल संगीत सिखाया जाता था। वहां पहुंचकर रोशनलाल ने उस्ताद अलाउद्दीन खान के शागिर्द बनकर शास्त्रीय संगीत के हर पहलू को समझा और उसमें महारत हासिल की। खैर, रोशनलाल का फिल्मी सफर काफी दिलचस्प रहा है। उनकी पूरी बायोग्राफी हम किसी और दिन विस्तार से बताएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए उनके पारिवारिक पहलुओं पर नजर डालते हैं। रोशनलाल को अपनी पहली पत्नी से कोई संतान नहीं हुई, लेकिन दूसरी पत्नी ईरा से उन्हें 2 बेटे हुए, राकेश और राजेश। राकेश रोशन का जन्म 16 सितंबर 1949 को हुआ, जबकि छोटे बेटे राजेश का जन्म 24 मई 1955 को हुआ। स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें जो छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है वो राकेश रोशन है। ईरा और रोशनलाल के पीछे खड़ा व्यक्ति रोशन साहब का एक रिश्तेदार है। हमारे अनुसार रोशन परिवार मुंबई के सांता क्रूज इलाके में रहता था, जहां उनके पड़ोस में फिल्म जगत के कई बड़े सितारे भी रहते थे। अगर आप मदन मोहन को छोड़ दें तो रोशनलाल शायद ऐसे दुर्लभ संगीतकारों में से एक हैं जिन्हें फिल्म जगत में ज्यादा काम करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन जिन फिल्मों के लिए उन्होंने संगीत दिया उसके गाने आज भी अमर हैं। उनका गाना लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे मन्ना डे की दर्द भरी आवाज में सजाया गया, जो किसी भी संगीतकार के लिए चुनौतीपूर्ण होता, लेकिन रोशन साहब ने इसे इतने मधुर और भावपूर्ण तरीके से तैयार किया कि ये गीत आज भी श्रोताओं के दिलों पर राज करता है। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लाग। इसके अलावा उनके 2 और कालजयी गाने जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा और जिंदगी भर नहीं भूलेंगे वो बरसात की रात भी उनके संगीत की उत्कृष्टता को बयां करते हैं। भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। इन गानों को सुनकर आज भी ये एहसास होता है कि अगर रोशनलाल को थोड़ा और वक्त मिलता तो वो एक से बढ़कर एक रचनाएं देते, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। मात्र 50 वर्ष की उम्र में 16 नवंबर 1967 को रोशनलाल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। अब राकेश रोशन पर आने से पहले राजेश रोशन की बात कर लेते हैं। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछे तो यही कहूंगी कि राजेश रोशन संगीत की दुनिया के सबसे अनदेखे और अनछुए कलाकारों में से एक हैं। उनकी प्रतिभा को शायद ही किसी ने सही मायनों में पहचाना। राजेश रोशन संभवतः एकमात्र ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने गैर टेक्नोलॉजी वाले जमाने से लेकर आधुनिक युग तक हर दौर के हिसाब से संगीत तैयार किया। 1978 की फिल्म देश परदेश तो आपको याद होगी, और इस फिल्म का गाना जैसा देश वैसा भेष आज भी उतना ही लोकप्रिय है। अरे जैसा देश वैसा भेष फिर क्या डरना, अरे छोड़ो रानी। इसे संगीत से सजाने वाले राजेश रोशन ने बाद में कोई मिल गया और कहो ना प्यार है जैसी फिल्मों के लिए ऐसा संगीत दिया जो उस समय के हिसाब से बिल्कुल नया और आधुनिक था। इस तरह का जादू पैदा करने वाले संगीतकार आपको दिन के उजाले में भी शायद ही मिले। अगर राजेश रोशन का जिक्र हो और फिल्म जूली का नाम ना लिया जाए तो ये चर्चा अधूरी रह जाएगी। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, ये गाना आज भी प्रेमी जोड़ों को एक अलग ही नशे में डुबो देता है। एक यही बात न भूली जूली। लेकिन इतना बेहतरीन काम करने के बावजूद भी राजेश रोशन को वो शोहरत नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। इसके पीछे एक बड़ी वजह उनकी चोरी की छवि बनना था। जी हाँ, राजेश रोशन विदेशी गानों की धुन चुराने के लिए मशहूर थे। उनके ओरिजिनल गानों को कभी वो पहचान नहीं मिली जो उनके तोड़े मरोड़े गए विदेशी गानों को मिली। इस विषय पर किसी और दिन विस्तार से चर्चा करेंगे।
फिलहाल आपको इतना बता दूं कि राजेश रोशन की पत्नी का नाम कंचन रोशन है। पेशे से वो एक डिजाइनर हैं, लेकिन क्रेजी 4 और किंग अंकल जैसी कुछ फिल्मों को छोड़कर उन्हें कभी भी क्रेडिट नहीं मिला। कंचन और राजेश के 2 बच्चे हैं, पश्मीना रोशन और ईशान रोशन। मजेदार बात यह है कि पश्मीना का चेहरा बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसा लगता है। 10 नवंबर 1995 को जन्मी पश्मीना अब तक कई एल्बम में नजर आ चुकी हैं और इंस्टाग्राम पर अपनी आकर्षक तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। दूसरी तरफ पश्मीना से 2-3 साल बड़े ईशान फिल्म जगत से दूर रहना पसंद करते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, ईशान को जवानी में ही गंजेपन का सामना करना पड़ा और इससे भी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस परिवार के ज्यादातर पुरुषों के बाल जवानी में ही झड़ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऋतिक रोशन के बाल तो सही सलामत दिखते हैं, लेकिन असल में वे अपने बालों को लेकर बेहद संवेदनशील हैं और फिल्मों में जो आप बाल देखते हैं वो असल में विग होते हैं। हैरानी की बात यह है कि फिल्म जगत में ज्यादातर कलाकार विग का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर बालों की बात हो रही है तो आपको बता दूं कि खुद राजेश रोशन गंजे हैं और उनके बड़े भाई राकेश रोशन भी जवानी के दिनों से गंजे हैं। यही कारण है कि इस परिवार में शादियां जल्दी हो जाती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि फिल्मों में राकेश रोशन के बाल असली लगते थे, तो यहाँ भी आप गलत हैं। राकेश रोशन अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले ही गंजे हो चुके थे और आजीवन विग्स पहनकर काम किया। अब आप सोच रहे होंगे कि बालों के इलाज से ऋतिक रोशन ने अपने बाल बचा लिए, तो राजेश रोशन के बेटे ईशान ने क्यों नहीं? इसका जवाब सीधा है, बाल उगाने का ट्रीटमेंट हर व्यक्ति की त्वचा पर असरदार साबित नहीं होता। बालों की इस चर्चा को यही विराम देते हैं और अब आगे की कहानी की ओर बढ़ते हैं। अब राकेश रोशन के पारिवारिक माहौल की ओर चलते हैं। राकेश रोशन की शादी 1970 में उनके गॉडफादर जय ओम प्रकाश की बेटी पिंकी से हुई। जय ओम प्रकाश एक प्रसिद्ध फिल्मकार थे और राकेश रोशन के फिल्मी करियर में उनकी भूमिका बेहद अहम रही। फिल्म निर्माण से लेकर अभिनय तक रोशन ने अधिकतर चीजें जय ओम प्रकाश के साथ रहकर सीखी। शादी के बाद राकेश और पिंकी के 2 बच्चे हुए, ऋतिक और सुनैना। सुनैना का जन्म 1972 में हुआ, जबकि ऋतिक का जन्म 10 जनवरी 1974 को हुआ। ऋतिक और सुनैना पर चर्चा करने से पहले राकेश रोशन के करियर पर नजर डालते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, राकेश रोशन शुरुआत से ही फिल्मकार बनने की इच्छा रखते थे। उनके करियर की एक खास बात यह है कि उनकी बनाई फिल्मों के नाम अक्सर का अक्षर से शुरू होते हैं। हालांकि बतौर अभिनेता राकेश रोशन को ज्यादा सफलता नहीं मिली क्योंकि उन्होंने अपने अभिनय पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ हल्की फुल्की फिल्मों में अभिनय करने के बाद उन्होंने फिल्म क्राफ्ट नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और अपनी पहली फिल्म आपके दीवाने बनाई। हालांकि इस फिल्म का नाम का अक्षर से शुरू नहीं होता, लेकिन इसके बाद राकेश ने जो भी फिल्में बनाई उनके नाम का अक्षर से शुरू हुए। इसके पीछे का कारण 1982 में रिलीज हुई उनकी फिल्म कामचोर हो सकती है, जो उनके बैनर की पहली हिट फिल्म थी। फिल्म इतिहासकारों के अनुसार कामचोर हिट होने के बाद उन्हीं के किसी एक फैन ने खत लिखकर उनसे गुजारिश की थी कि वे अपने आने वाली फिल्मों के नाम क इस अक्षर से रखें। आगे चलकर उनके ससुर जय ओम प्रकाश ने भी उन्हें अपनी फिल्मों में निर्देशन का अवसर दिया, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर राकेश ने केवल अपने और अपने ससुर के बैनर के तहत ही काम किया। इसके अलावा आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राकेश रोशन ने अपनी पहली फिल्म में ही ऋतिक रोशन को कैमरे के सामने खड़ा कर दिया था। जी हाँ, वो फिल्म थी आपके दीवाने, जिसमें ऋतिक ने मुख्य अभिनेता के बचपन का किरदार निभाया था। अब ऋतिक रोशन पर चर्चा करने से पहले उनकी बड़ी बहन सुनैना रोशन की बात कर लेते हैं। सुनैना रोशन का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उनका पूरा जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। एक समय था जब सुनैना का वजन काफी ज्यादा हुआ करता था, लेकिन उन्होंने कठिन परिश्रम से अपना वजन कम कर लिया। जो महिला तस्वीर में दिखाई दे रही है वो सुनैना रोशन है और उनके बगल में बैठे व्यक्ति मोहन नागर हैं, जो उनके दूसरे पति हैं। सुनैना ने अपने जीवन में 2 बार शादी की और अपने निजी जीवन में कई संघर्षों का सामना किया। उनकी पहली शादी
आशीष सोनी से हुई थी। हालांकि शादी के बाद सुनैना का वजन 140 किलो तक बढ़ गया और उनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां शुरू हो गईं। इस दौरान उनकी बेटी सुरानिका का जन्म हुआ, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि सुनैना और आशीष अलग हो गए। सुरानिका की परवरिश की जिम्मेदारी आशीष ने संभाली। आज सुनारिका अपने पिता और उनके दूसरी पत्नी के साथ रहती हैं, लेकिन रोशन परिवार से भी मधुर संबंध बनाए हुए हैं। दूसरी ओर सुनैना ने 2010 में मोहन नागर से घर पर ही माला पहनकर शादी कर ली। इस शादी के बाद सुनैना ने अपना वजन कम करने पर ध्यान दिया और पहले से ज्यादा फिट हो गई। आज सुनैना सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर काफी सक्रिय रहती हैं और अपने जीवन से जुड़े अपडेट साझा करती रहती हैं। खैर, अब आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे चमकदार किरदार ऋतिक रोशन पर। उनके बारे में जनमानस में कहा जाता है कि वे बचपन में हकलाते या तुतलाते थे, लेकिन हमें ये एक महज अफवाह लगती है। आपने उन्हें छोटी उम्र में भगवान दादा फिल्म में देखा ही होगा, जब वे बड़े से बड़ा संवाद बिना किसी तकलीफ के बोलते नजर आते हैं। बस्ती में ऐसा कोई नहीं जो मुझे नहीं जानता। और हाँ, बापू आए तो कह देना आज फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी है, रात वहीं रहूंगा। रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगा, हो मगन मैं। ऊंचे महलों वाले भी इन सड़कों शहर बतौर बाल कलाकार उन्होंने कुछ अन्य फिल्मों में भी अभिनय किया था। उनसे जुड़ी सबसे अहम बात अगर कहनी हो तो ये बताना जरूरी होगा कि साल 1955 में उन्हें रीढ़ की हड्डी से जुड़ी एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा था। ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने दावा किया था कि वे बाकी लोगों की तरह डांस और कसरत नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस समस्या को हराकर उन्होंने खुद को फिट बनाया और डांस भी सीखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सलमान खान के देखरेख में उन्होंने अपनी बॉडी बनाई थी। स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो करण अर्जुन फिल्म के वक्त की है। इस तस्वीर में ऋतिक रोशन बिल्कुल स्लिम दिख रहे हैं। दूसरी तरफ राकेश रोशन भी ऋतिक को एक बड़ी फिल्म के साथ लॉन्च करने की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें वैसी कहानी नहीं मिल रही थी। जैसा कि हमें याद आ रहा है, वे शाहरुख खान को लेकर कहो ना प्यार है फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन शाहरुख खान ने इस फिल्म के लिए उन्हें इनकार कर दिया। ऐसे में आनन फानन में राकेश रोशन ने अपने ही बेटे से साइन कर लिया और इस तरह साल 2000 में ऋतिक ने धमाकेदार एंट्री ली। फिल्म इतिहासकारों का मानना है कि ऐसी एंट्री इससे पहले किसी की भी नहीं हुई थी और शायद आगे भी नहीं होगी। जैसा कि हमें याद आ रहा है, फिल्म रिलीज के अगले दिन ही हमने थिएटर में जाकर ये फिल्म देखी थी। उस वक्त पूरे भारत के लोगों पर ऋतिक मानिया छाया हुआ था। हर कोई उनका आइकॉनिक डांस स्टेप फॉलो करने लगा था। लड़कियां उनके जैसे जीवन साथी चाहने लगी थी, तो लड़के भी खुद को ऋतिक रोशन बनाने में लगे हुए थे। जैसा कि हमें याद आ रहा है, उस जमाने में ऋतिक रोशन का जादू कोई मिल गया फिल्म रिलीज होने तक बरकरार रहा था। इस बीच उनकी 2-3 फ्लॉप फिल्म भी रिलीज हुई, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों से ऋतिक मानिया खत्म नहीं हुआ। कहो ना प्यार है के गाने आज भी लोगों को दीवाना बना देते हैं। इस बीच एक इंसान के योगदान के बारे में किसी ने भी चर्चा नहीं की। जी हाँ, ऋतिक रोशन की सफलता के पीछे लकी अली की जादू भरी आवाज का योगदान रहा। खैर, कहानी को जारी रखते हुए ये बताना भी जरूरी है कि ऋतिक रोशन भी अपने पिता राकेश रोशन की तरफ फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उतरना चाहते थे। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने राकेश रोशन की कई फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था। वे सेट पर छोटे से छोटा काम भी करते थे, जैसे चाय परोसना, सफाई करना वगैरह वगैरह। जैसे कि हमने पहले ही बताया है, रोशन परिवार के सदस्य की शादियां जल्दी होती हैं, तो ऋतिक रोशन भी इस बात से बच नहीं सकते थे। फिर क्या था, संजय खान की ईरानी नस्ल वाली खूबसूरत बेटी सुजैन खान से शादी का ऑफर आया। 20 दिसंबर 2000 के दिन चोरी चुपके दोनों की शादी रचाई गई। इस शादी को जितना हो सके उतना छुपाया गया, लेकिन बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में ऋतिक की शादी की खबर लीक हो गई। खैर, इस शादी से ऋतिक और सुजैन को 2 बेटे हुए, रिहान और रिधान। रिहान का जन्म 2006 में हुआ, तो वहीं दूसरे बेटे का जन्म 2008 में हुआ। जैसा कि हमें याद आ रहा है,
काइट्स फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋतिक और बारबरा मोरी नामक एक विदेशी अभिनेत्री को लेकर मीडिया में बहुत सारी बातें उछाली गईं। इससे सुजैन खान ऋतिक रोशन के साथ असहज महसूस करने लगी और इस रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। आपको बता दें कि काइट्स फिल्म में बारबरा के साथ ऋतिक के बहुत सारे रोमांटिक सीन्स थे। इसके बावजूद फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन इनके गानों ने कमाल कर दिखाया। खैर, 2009 से शुरू हुई आपसी तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला लिया। फिर आखिरकार 2014 में दोनों ने तलाक ले लिया। कंगना रनौत के साथ भी ऋतिक का नाम जोड़ा गया। जैसे कि हमें याद आ रहा है, दोनों ने 3 फिल्में साथ की, लेकिन बाद में आपसी झगड़े बढ़ने लगे। कंगना खुलेआम ऋतिक रोशन को बदनाम करने लगी। उनका मुंह बंद करने के लिए ऋतिक ने बाकायदा कोर्ट में गुहार लगाई और इस मामले को रफा दफा कर दिया गया। आज के वक्त ऋतिक रोशन नसीरुद्दीन शाह के बेटे इमाद शाह की पत्नी सबा आजाद को डेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुजैन खान अपना घरेलू बिजनेस संभाल रही हैं और असलान गोनी नामक एक अन्य बिजनेसमैन को डेट कर रही हैं।